जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में ब्लड के बारे में समझेंगे। तो समझेंगे रुधिर क्या होता है। इसके पहले वीडियो तक हम लोगों ने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र सारा चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो इसमें हम समझेंगे ब्लड के बारे में। ये ब्लड जो है पूरे बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना कि ब्लड वाले टॉपिक को हम बहुत लंबा टॉपिक होने के कारण कम से कम 2 से 3 पार्ट में करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम दृष्टि से पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वीडियो में कि ब्लड क्या होता है, साथ ही साथ ब्लड के प्रकार में इत्यादि समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो देखिए, ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। ये प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है भाई? प्राकृतिक कोलाइड का मतलब, कोलाइड देखिए उसे कहते हैं, हम समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक कोलाइड होता क्या है? तो जब ऐसा कोई लिक्विड ले लिया जाए, ऐसा कोई तरल पदार्थ ले लिया जाए जिसको किसी कपड़े वगैरह से छानो तो पूरी तरह से ना छन पाए, उसमें कुछ ना कुछ कण वगैरह जमा हो जाए, ठीक है, तो उसे हम कोलाइड कहते हैं। केवल हम समझने के लिए बता रहे हैं, कोई लिखित परिभाषा ये नहीं है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, उसमें हम इसके बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्राकृतिक कोलाइड हमने बता दिया। प्राकृतिक शब्द का मतलब है ये नेचुरल है, इसे मनुष्यों द्वारा बनाया नहीं जाता है, ठीक है। हमारे से इसके साथ साथ ये संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक किसे कहते हैं भाई? अंग्रेजी में कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिंग शब्द से ही समझ में आ रहा है, कनेक्टिंग मतलब होता है जोड़ने वाला। तो जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। अब आपके दिमाग में जोड़ता कैसे? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर में गति करता रहता है। तो ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो हर एक जगह ब्लड एक दूसरे से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। अब ध्यान समझिए, मेल में इसकी मात्रा कितना पाई जाती है? 5.5 लीटर। मेल यानी पुरुष में इस ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5.5 लीटर। अब महिलाओं में कितना पाया जाता है? तो लगभग 5 लीटर पाया जाता है। अब ऐसा क्यों भाई? तो अगर किसी से पूछा जाए कि नहीं ये ज्यादा क्यों, पुरुषों में ज्यादा क्यों, महिलाओं में कम क्यों, तो लोग कहते हैं कि नहीं, चूंकि महिलाएं ब्लड पीने के लिए बनी है, ऐसा लोग जवाब देते हैं। बट ऐसा नहीं है। कई बार आपने सुना होगा कि महिलाएं ब्लड खून पीती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये केवल कहावतें हैं। और इसका जो पीएच मान होता है रुधिर का, वो 7.4 होता है। पीएच मान जो होता है वो इनकी प्रकृति को बताया कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। तो पीएच मान अगर 7 रहता है तो उदासीन होता है, 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा रहता है तो क्षारीय होता है। तो ये 7.4 होने का मतलब ये क्या है? क्षारीय है। अब एक बात और समझिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे हम सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। चलिए अब थोड़ा हम आगे समझते हैं इसके बारे में, इनका निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, जो ब्लड होता है, ब्लड, इसका निर्माण जो होता है वो वयस्कों में, वयस्क मतलब एडल्ट, एडल्ट मतलब जैसे हम सब हैं, ठीक है, युवक, युवकों में इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, उन हड्डियों के बीच में एक बहुत ही पतला तरल पदार्थ पाया जाता है। बहुत ज्यादा तरल नहीं होता, हल्का गाढ़ा होता है, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मीट वगैरह खाते हैं तो उसमें अगर देखे होंगे हड्डी के अंदर कुछ एक टिश्यू मतलब पतला पदार्थ टाइप का पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या बनता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वयस्कों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तब जवाब देंगे अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। अब देखिए, अगर जो भ्रूण है, भ्रूण किसे कहते हैं? जो जिस बच्चे का अभी तक जन्म हुआ नहीं है, सही ना, जन्म लेने से पहले, जब तक वो माँ के गर्भ में है तब तक उसे क्या कहा जाता है? भ्रूण। अंग्रेजी में एम्ब्रॉय कहते हैं। ये भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है भाई? यकृत में। साथ ही साथ प्लीहा में भी होता है। यकृत और प्लीहा, जिसको लीवर कहते हैं, और प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमने आपको बता दिया अस्थि मज्जा और यकृत के बारे में। चलिए अब ध्यान से समझिए। कई बार आपने सुना होगा कि नहीं इसका निर्माण इसमें, अच्छा दिमाग में अगर क्वेश्चन ये आए कि नहीं ब्लड का निर्माण ये यकृत में कैसे होता है, चूंकि जो भ्रूण होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कमजोर होते हैं, उनमें हड्डियां होती नहीं, तो अस्थि मज्जा, हड्डियां होती है लेकिन बहुत ही कमजोर होती हैं, तो अस्थि मज्जा वगैरह नहीं होता है। अब ध्यान समझिए, ये जो ब्लड होता है आपके पूरे शरीर में एकत्रित कहाँ रहता है? तो ये प्लीहा में एकत्रित रहता है। कहाँ पर रहता है? प्लीहा में, सही ना। इसके साथ साथ ये प्लीहा जो होता है, ये कुछ ऐसे कण जो ब्लड में पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण, जब वो ब्लड खराब हो जाता है तो कहाँ जाके एकत्रित होता है? तो ये प्लीहा में जाके एकत्रित होता है। इसीलिए प्लीहा को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक उसे कहते हैं जहाँ पे ब्लड स्टोर रहता है। इसके साथ साथ प्लीहा को ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहते हैं, यानी कि जहां पर जैसे देखते हैं ना कोई व्यक्ति मर जाता है तो मर जाता है, जहां दफनाया जाता है उसे हम कब्रिस्तान कहते हैं। तो प्लीहा में भी तो खराब ब्लड गया है, जो कि ऑलरेडी खराब हो चुका है। खराब होने का मतलब मर गया है, तो जो खराब हो जाता है वो ब्लड यहाँ जाता है, एकत्रित होता है, इसलिए इसे हम ग्रेवयार्ड कहते हैं, कब्रिस्तान।
अब समझते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो ब्लड में ही कुछ चिपचिपा लिपिड, वसा, फैट्स इत्यादि पाए जाते हैं जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल में जो व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, अगर वो 20 साल से कम है, 19 साल से कम है, ठीक है, जैसे जो अभी इंटर में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, ये सब बच्चे 19 साल से कम है, तो इनके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए नॉर्मल ठीक रहने के लिए, वो 150 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ये देखिए बायोलॉजी में डेसीलीटर यूज करते हैं, लीटर नहीं डेसीलीटर, यानी हर एक डेसीलीटर पे 150 ग्राम लगभग होता है या उससे कम होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर 19 ईयर्स से अगर आप प्लस के हैं, यदि अगर आपकी एज 19 साल से ज्यादा है, तो आपके शरीर में कितना 125 से 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब ध्यान समझिए, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो इंसान को बहुत तरह की बीमारियां में, जैसे सबसे प्रमुख बीमारी है हार्ट अटैक। कई बार सुना होगा हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ लोग शादी बारात में गाना वाना बज रहा है, बहुत ज्यादा लाउड है, तो उसके आसपास रहते हैं कोई व्यक्ति, तो उनको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पे गिर के मर जाते हैं। ठीक, इसका कारण क्या है? उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई। जब लिपिड पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ ज्यादा हो जाएगा तो जाके चिपक जाता है उनके धमनियों की दीवारों में, नसों में, तो जो सभी जगह तक ब्लड पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से इंसान की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक, अब हम समझते हैं हीमोग्लोबिन। जिसका ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। फिर से देखिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, लेकिन एग्जैक्ट 14.9 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि महिलाओं में कितना होता है भाई? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब आपके दिमाग में आ गया इसके ज्यादा या कम होने क्या होता है? देखिए हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। तो पुरुषों के शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, इसीलिए हर एक डेसीलीटर पर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा ग्राम होगा। इसीलिए पुरुषों के शरीर में आयरन की मात्रा ज्यादा पाए जाने के कारण जो पुरुष होते हैं उनका शरीर जो होता है वो कठोर होता है। ठीक है, जबकि महिलाओं में आयरन की मात्रा कम पाए जाने के कारण जो महिलाओं का शरीर होता है हल्का सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसीलिए अगर कभी एक आध मुक्का दे दिया जाए पुरुष को ना, तो जो पुरुष होंगे वो सह लेंगे, लेकिन महिलाओं को दे दिया जाए तो उनको पहले हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बता दी। हीमोग्लोबिन को जनरली प्रदर्शित करते हैं HB से। किसे प्रदर्शित करते हैं? HB। कहीं पर हीमोग्लोबिन दिखाया जाता है तो HB दिखाया जाता है। ठीक, चलिए समझते हैं ब्लड का कार्य क्या है। तो अब ध्यान से समझिए, ब्लड जो होता है हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जो भी हम चीज खाते हैं, भोजन खाते हैं, इसके पहले मैंने पाचन तंत्र में आपको बता रखा है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन जाता है, पचता है तो उसमें से जो ऊर्जा वगैरह तो उसको निकाला जाता है। तो ऊर्जा में निकाला जाता है पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब निकाल करके ब्लड क्या करता है? शरीर के सभी अंगों तक बांट देता है। ठीक है, तो ये ब्लड जो होता है पोषक पदार्थों का परिवहन मतलब होता है गति कराना। इसके साथ साथ एक गैसों का भी परिवहन कराता है। अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में आपको पढ़ा रखा है रिस्पिरेटरी सिस्टम, सही ना, श्वसन तंत्र। उसमें मैंने आपको बताया था कि फेफड़ा तक ऑक्सीजन आता है, इसके बाद इस गैस को ब्लड हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है? ले लेता है, और जब हीमोग्लोबिन लेगा तो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और पूरे शरीर में सभी को क्या कर देता है? दे देता है। पूरे शरीर में दे देगा। जब सब यूज कर लेंगे तो कोशिकाएं अपने अंदर जब यूज करेंगे तो इसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, फेफड़ा को दे देता है, और फेफड़ा क्या कर देता है? बाहर कर देता है। इसके पिछले वीडियो में हमने ये बता रखा है आपको। ठीक, तो गैसों का परिवहन भी कौन कराता है? ब्लड। इसके साथ साथ ताप का नियंत्रण, हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण भी ब्लड करता है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, सही ना। तो ताप का नियंत्रण कैसे करता है भाई? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ब्लड क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो जहां भी गति होती है वहां ताप होता है। जैसे अगर आप अपने दोनों हाथ को ऐसे रगड़ें तो कुछ रगड़ने के बाद देखेंगे हाथ गर्म हो जाता है। तो जब भी कहीं भी गति होती है, घर्षण होता है, तो वहां पर टेम्परेचर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके साथ साथ उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जो पदार्थ हमारे शरीर में खराब हैं, जैसे आपको पढ़ा हुआ था कि जैसे कुछ हम लोग पोषक पदार्थ लेते हैं, पोषक पदार्थ में जो ब्लड होता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ कुछ खराब पदार्थ भी पाया जाता है, जैसे अमोनिया हो गया, सही है, यूरिया हो गया, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। इनको ब्लड क्या करता है? गति करा के ले जाता है किडनी तक, और किडनी डायलिसिस द्वारा, डायलिसिस बोले तो अपोहन द्वारा, उसमें से खराब पदार्थों को अलग कर लेता है, शुद्ध ब्लड को क्या कर देता है? वापस भेज देता है। तो इसका मतलब उत्सर्जी पदार्थों का भी ब्लड क्या करता है? परिवहन करता है। तो ये इनका प्रमुख कार्य है। ठीक है, अब समझते हैं ब्लड के बारे में। देखिए जो ब्लड होता है ये हल्का चिपचिपा दिख रहा होता है, सही ना। तो ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। देखिए प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड में, ब्लड यानी रक्त में 60% होता है, 60%,
और जो रुधिराणु होता है ये पूरे ब्लड में कितना होता है, 40% होता है। अब ये क्या है, देखिए आप लोग जनरली ब्लड देखेंगे तो ब्लड जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड होने के बाद कहीं सूख जाता है, जैसे देखते हैं दाना दाना टाइप का छोटा छोटा दिखाई देने लगता है। तो जो लिक्विड पार्ट है, द्रवित पार्ट है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो इसमें छोटे छोटे कण हैं उसको हम कहते हैं रुधिराणु। सही ना, जैसे चाय है, चाय अगर आप बनाते हैं तो आपको लगता तो लिक्विड है, द्रव लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे दूध मिला है तो दूध में कैल्शियम के कण हैं, साथ साथ चीनी मिला है तो चीनी के कण हैं, ठीक है, और कुछ भी उसमें चाय पत्ती वगैरह जो भी मिलाते हैं तो चाय के कण मिले रहते हैं, लेकिन जब बनने के बाद वो घुल जाता है तो लिक्विड लगता है, लेकिन उसमें पानी भी है और भी कई सारे पदार्थ हैं। तो ऐसे ही ब्लड आपको लिक्विड भले लगता है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का कण क्या है, प्लाज्मा 60% होता है, और इसमें रुधिराणु जो छोटे छोटे कण जैसे चाय पत्ती वगैरह जिसमें चाय में डाला जाता है, वैसे ही ये रुधिराणु होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं किसमें, ब्लड में। तो हम सबसे पहले प्लाज्मा को ही समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% है, लेकिन प्लाज्मा जितना भी है आपके ब्लड में उसका 90% जल होता है। जितना भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा जिससे प्लाज्मा का निर्माण हुआ है उसमें 90% क्या होता है, H2O होता है, 10% में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गैस, हार्मोन्स इत्यादि होता है, ठीक। देखिए जो प्लाज्मा होता है लिक्विड होता है, अगर प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड को गाढ़ा बना के रखता है। ये सब गाढ़ा बना के रखने वाले काम प्लाज्मा को कौन कौन करते हैं, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका काम क्या अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका ब्लड जो होता है, ब्लड प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो एक तरल पदार्थ मिलेगा, हल्का पीला कलर का मिलेगा, हल्का कलर हो जाएगा, हल्का सांद्रता हो जाएगी उसकी, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं सीरम। ये सीरम ही आपके ब्लड में से निकाल करके बीमारियों को क्या किया जाता है, जांच किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा प्लाज्मा के बारे में। अभी हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं रुधिराणु यानी कण। तो कण ब्लड में कौन कौन सा होता है, तो एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड कर्पल्स, और होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट। सही ना, आपने सुना होगा लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट। इनका टेक्निकल नाम याद रखना जरूरी है। आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट, ठीक। देखिए आरबीसी जो होता है इस पूरे रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, आरबीसी की। पूरे रुधिराणु का 99% आरबीसी होता है। लगभग कितना कण होता है, 50 लाख। पूरे आपको रुधिराणु में जितने भी रुधिराणु है उसमें 50 लाख कण जो होते हैं वो आरबीसी के पाए जाते हैं। हमने पहले ही बता दिया ये कण है। और डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट कितने होते हैं, तो ये पूरा 10,000 के आसपास जाता है। प्लेटलेट कितना होता है, 2 लाख के आसपास पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी की जो एक बार आरबीसी का कण बनता है तो उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब आरबीसी खराब हो जाएगा तो भाई खराब ब्लड आपके शरीर में करेगा क्या, तो कहीं जाकर के जमा होगा। तो ये जाकर के कहाँ जमा होगा, प्लीहा में, स्प्लीन में। अब प्लीहा क्या करता है, इनको मार करके खा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ब्लड भी हमारे शरीर में खराब होता है, तो एक्चुअली ब्लड में केवल आरबीसी खराब हो रहा है। सही, कौन खराब हो रहा है, आरबीसी। लेकिन प्लाज्मा तो खराब नहीं होगा ना, ब्लड में तो पूरा प्लाज्मा भी है। तो केवल आरबीसी को प्लीहा लेकर के मार देता है। प्लाज्मा को फिर से भेजेगा, फिर से बोन मेरो आएगी, बोन मेरो से प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब बनाएगा और फिर से ब्लड को शुद्ध करके भेज देगा, ठीक है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट जो कि हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 10 के, और इसका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन। प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, आपने कई बार इसमें प्लेटलेट की बीमारी तो बहुत ज्यादा फैली हुई है। आपने सुना होगा डेंगू हो गया, उनका प्लेटलेट डाउन हो गया, चला नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें प्लेटलेट्स होती है, थ्रोम्बोसाइट। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए। 1.5 से 2 लाख आपके शरीर में होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में। लेकिन जब डेंगू होता है ना तो इसकी संख्या 80,000 से कम हो जाती है। 80,000 से कम मतलब 30,000, 40,000, 50,000 इतना हो जाती है, लोगों से चला नहीं जाता। तो एक प्लेटलेट का जो अणु है उसका जीवन काल कितना होता है, 7 दिन। 7 दिन में ये भी खराब हो जाता है, फिर जाएगा प्लीहा में, प्लीहा उनमें से कण को निकालेगा, मार देगा, भक्षण कर लेगा। इसके साथ साथ जो प्लाज्मा बनेगा उसको फिर से भेजेगा बोन मेरो, अस्थि मज्जा के पास। अस्थि मज्जा फिर से इनका निर्माण करेगा और क्या कर देगा, ब्लड भेज देगा, ठीक है। तो इसके आगे हम चलिए इनको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने इसके पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया। चलिए आरबीसी के बारे में समझते हैं, एक एक करके सबके बारे में कंप्लीट डिटेल अध्ययन देखेंगे, ठीक है। देखिए आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट यानी बिम्बाणु भी कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने अभी पीछे बता दिया आपको,
ठीक है। अब देखिए आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। गोल का मतलब है डिस्क के बात है। डिस्क में जैसे आपने देखते होंगे बीच में, नीचे देखेंगे बीच में पतला रहता है चिपटा हुआ, ऐसे ही डिस्क के बात किसका आकार होता है? आरबीसी का। ठीक है। इसके साथ साथ जब हम ऊंचाई पे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आरबीसी के अंदर जो उसका घनत्व होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे इसका आकार क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो याद करने का तरीका क्या है कि ऊंचाई पे से जाएंगे तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये बात और ध्यान दीजिए जो इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रक रहित होता है। केंद्रक रहित का मतलब ये है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा उसको समझिए। देखिए आप जनरली जानते हैं कि कोशिका में के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और उसके बीच में केंद्रक होता है, और केंद्रक में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। यानी कि जिसमें केंद्रक होंगे हम उसी कोशिकाओं से किसी व्यक्ति के डीएनए की जांच कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं है, और जब केंद्रक नहीं है तो हमारे आरबीसी यानी जो रुधिराणु में हमारा आरबीसी है, लाल रक्त रुधिर कणिका, उससे कोई भी व्यक्ति हमारे डीएनए की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ रुधिराणु का 99% कौन होता है? आरबीसी होता है। रुधिराणु में जितने भी कण पाए जाते हैं उसका 99% आरबीसी हो गया। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, रुधिराणु जो होता है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम क्या होता है? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ये वह जीवद्रव्य होता है, ऐसे समझिए, जो कोशिका, जैसे हमारे शरीर में जो कोशिका मर गई है यानी जो कोशिका डेथ हो गई है, उसको क्या करेगा? ये लाइसोसोम पूरी तरह से गला देता और उनका भक्षण कर लेता। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसका मतलब आरबीसी, अभी मैंने पीछे बताया कि इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन बाद जब आरबीसी डेथ हो जाएगा तो वो जाएगा कहाँ भाई? ऐसे उसका मरा हुआ लाश इधर उधर शरीर में घूमता रहेगा, तो ये आपके लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। तो जब इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो इसको कौन भक्षण करेगा? तो इसको भक्षण करने का काम याद रखिएगा प्लीहा यानी अंग्रेजी में स्पिलिन करता है। ठीक है। इसके साथ साथ अब कुछ इंपॉर्टेंट समझिए कि अगर आरबीसी के आपके शरीर में कमी हो गई है तो आपको कुछ तरह का रोग होता है, उसको समझिए। देखिए ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी में क्या पाया जाता है? अभी मैंने पीछे बताया हीमोग्लोबिन, जिससे कारण ये लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन। तो आयरन की कमी से आपके शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। इस एनीमिया रोग को हम रक्त अल्पता कहते हैं, यानी जहां ब्लड की कमी हो जाती है रक्त अल्पता कहते हैं। तो जब ये बीमारी हो जाएगा तो आपका शरीर एक सुस्त लगने लगेगा, उससे चला नहीं जाएगा, चलेंगे तो एकदम लगेगा पूरा दर्द कर रहा है। ठीक है। तब जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको एक गोली देता है, टैबलेट देता है। किसकी गोली? तो होती है आयरन की गोली। आयरन की गोली लेंगे फिर से टंटना जाएंगे, घूमने लगेंगे। ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। तो देखिए आरबीसी जो होता है, अगर इसकी कमी है तो इसका मतलब आपके शरीर में आयरन की कमी है। अगर आयरन की आपके शरीर में कमी है, इसका मतलब यह है कि आपका शरीर कमजोर लगेगा, सुस्तीपन रहेगी, काम करने की जल्दी मन नहीं करेगा। ठीक है ना। ब्लड का स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आरबीसी की कमी हो गई तो आप एकदम सुस्त रहने लगोगे, पढ़ने बैठोगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें उनकी कमी नहीं है, कमी है अपने शरीर में। ब्लड की चेकअप कराएं, क्योंकि उनका कार्य करने की जो इच्छा शक्ति वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। पूरी तरह से आरबीसी पे डिपेंड करता है। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में ब्लड में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम समझते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को हम अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इसका आकार देखिए, इसका आकार गोल होता है, डिस्क बात है, लेकिन इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, कोई फिक्स आकार नहीं होता। और डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है सफेद होता है। सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो इसको रंगहीन कहते हैं। जो पदार्थ रंगहीन होता है उसको हम श्वेत बोलते हैं। ठीक है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इससे डीएनए की जांच नहीं की जा सकती। जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसका मतलब है कि डब्ल्यूबीसी आपके डीएनए की जांच किया जा सकता है। इसका साथ साथ डब्ल्यूबीसी का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करने का मतलब आपके शरीर में अगर कोई भी बीमारी पनप रही हो, जैसे अभी हाल फिलहाल में बीता हुआ है कोरोना, सही ना। अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी ना तो ये कोरोना को क्या कर देगा? मार डालेगा। ठीक। तो रोगों से क्या करता है? ये रक्षा करता है। आप समझिए इसमें कई तरह के छोटे छोटे कोशिकाएं पाई जाती है, या कई तरह के छोटे छोटे प्रकार पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी में, जो रोगों से लड़ते हैं। देखिए जैसे एंटीबॉडी है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। देखिए ये जो आपको न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स दिख रहा है, इसका कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसलिए इसके बारे में आप केवल इतना याद रखिएगा
कि ये केवल संख्या गिनाने के लिए होता है। जैसे होता नहीं है कि किसी किसी के घर में ज्यादा परिवार है तो कुछ लोग तो कमाते वाते हैं, कुछ लोग तो केवल गिनने के लिए होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। सही ना, घर में रहेंगे बस संख्या गिनाएंगे, हाँ घर में कितने लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए तीनों बस गिनाने के लिए होते हैं। देखिए मैं इन तीनों का काम क्या होता है, जो एंटीबॉडी होता है ना पूरे शरीर में एकदम भ्रमण कर रहा था, घूम टहल रहा था, कहाँ कहाँ क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। सही ना, मान लीजिए कोई वायरस आया, जैसे अभी हाल फिलहाल में कोई कोविड आया, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जैसे आपके शरीर में प्रवेश किया गया, एंटीबॉडी देखेगा आ रहा है, तुरंत ही दिखेगा आ रहा है, उनको मारने के लिए जाएगा, लेकिन देखेगा एकदम भारी भरकम में डर जाएगा, चुपचाप भागाएगा। जैसे होता नहीं है घर में किसी के घर पे कुत्ता जिलाए रहते हैं, जहाँ कुत्ता दौड़ता है, जब देखेगा नहीं बहुत भारी भरकम जीव, तुरंत चुप ही भाग जाता है। ऐसे ये केवल उसका पता लगा लेता है, एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी पूछे किसके पास, लिम्फोसाइट टी सेल का होता है। ये क्या करता है ना, किसी भी तरह का वायरस रहता है उनको मार देता है। ये तुरंत ही एंटीबॉडी आएगा और किसके पास पूछेगा, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट पहुंचेगा और वायरस को क्या कर देगा, मार डालेगा। ठीक ना, तो पूरी तरह से वायरस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका ये मार देगा, इसका चुपचाप जाएगा, सो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका काम होता है वायरस को मारना, बाकी चुपचाप जाके सो जाएगा। अब एंटीबॉडी पहुंचेगा मोनोसाइट के पास, किसके पास, मोनोसाइट। अब मोनोसाइट से कहेगा भाई देखो ये जो वायरस आया था ना इसको हमने मार दिया है, जबकि वास्तव में हमारा कौन है, लिम्फोसाइट। कहेगा हमने मार दिया और आप जाकर के इसका क्या कर लीजिए, भक्षण कर लीजिए, नहीं तो उसकी लाश यहीं पड़ी रहेगी। और आपको भी पता है कि कहीं पर अगर कोई भी वायरस वगैरह या फिर कोई भी ब्लड आपका जमा होने लगता है तो एक प्रकार का फोड़ा टाइप बनाने लेता है, वही फोड़ा बाद में चल के कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये मोनोसाइट जो होता है ये जितने भी वायरस होते हैं जो मर जाते हैं उनको क्या कर लेता है, खा लेता है। तो खा करके ना मोटा जाता है, इसका मतलब इसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो याद रखिएगा तीनों में एंटीबॉडी ये पता करता है कि कोई तुरंत देखता रहता है कि कहाँ पर हमारे शरीर में कोई वायरस आ रहा है। लिम्फोसाइट्स उसको मार डालता है और मोनोसाइट क्या हो जाता है, उसको भक्षण करके समाप्त कर देता है। अब ध्यान समझिए, एक रोग होता है जिसका नाम है HIV या कैंसर। ये ऐसे रोग है ना, ये सबसे पहले लिम्फोसाइट्स को ही मार डालते हैं। जब लिम्फोसाइट्स मर गया तो उस वायरस को मारने वाला कुछ नहीं, एंटीबॉडी मान लीजिए देख भी लिया कि वायरस है, जाकर के लिम्फोसाइट्स को अगर मान लीजिए वो सोया हुआ है जाके जगाएगा, लेकिन लिम्फोसाइट्स वो मर चुका है तो फिर एंटीबॉडी भी कुछ नहीं कर पाएगा, बस ये लोग देखें। और ये है खाने के लिए, तो जब तक मरेगा नहीं तब तक ये खाएगा कैसे। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो WBC होता है, इसे हर तरीके से हमारे शरीर में किसी भी तरह का अगर रोग है, बीमारी है, इन सब का क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है इन सबसे। ठीक है, तो भाई आपका WBC भी ठीक होना चाहिए, तभी आप कोई भी तरह का आपकी बीमारी नहीं। कुछ लोग को देखते हैं कभी कभी खांसी जुकाम पकड़े रहता है, फीवर आता रहता है, एक बीमारी ठीक नहीं हुआ तब तक एक बीमारी पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि उनके शरीर में WBC की संख्या 10,000 से कम हो गई, क्योंकि इसकी संख्या कितनी होती है, 10,000। तो अगर कम हो गई है तो जाकर के डॉक्टर से उसका जांच कराएं। ठीक है, अब तीसरा हम समझते हैं प्लेटलेट। ये ब्लड का थर्ड पार्ट है, इसको मैं थ्रोम्बोसाइट्स या बिम्बाणु कहते हैं। इसकी संख्या कितनी थी तो हमने पीछे बता रखा है, 2 लाख होती है। सही ना, लेकिन अच्छा इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस जैसा। उत्तल लेंस देखें ऐसे, बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, हल्का गोला टाइप में होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इसके साथ साथ इसका भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग RBC से अगर आपके DNA की जांच नहीं कर सकते तो इसका मतलब प्लेटलेट से भी किसी व्यक्ति के DNA की जांच नहीं किया जा सकता। इसका जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि आपको शक्ति प्रदान करना। शक्ति का मतलब होता है किसी काम को लंबे समय तक करने की क्षमता। सही ना, वो क्या होती है, शक्ति प्रदान करती है। इसके प्लेटलेट जो होता है, अगर जिसके शरीर में प्लेटलेट की मात्रा कम हो गई ना, तो जैसे 1 घंटा मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने बैठे, पढ़ने का तो मन कर रहा था, लेकिन जैसे पढ़ने बैठे तुरंत 10-15 मिनट बैठेंगे तो कहेंगे कमर दर्द कर रहा है, कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है। ये बहाने फालतू के। सही ना, तो ये वास्तव में प्लेटलेट की कमी से होता है। देखिए अगर RBC का कमी है ना तो आपको कोई भी काम करने का मन ही नहीं करेगा, यानी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन प्लेटलेट की कमी है, RBC है, तो इसका मतलब आपका कोई भी काम करने का मन तो करेगा, लेकिन आप ज्यादा समय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में जो शक्ति है कार्य करने की वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए याद रखिए। अच्छा, प्लेटलेट की कमी अगर होती है तो ये कमी एक ही रोग के कारण होती है, जो होता है डेंगू। और भी रोग होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है डेंगू। आजकल अभी कुछ समय पहले बहुत ज्यादा डेंगू फैला हुआ था, जिसको डेंगू हो जाता है उसका प्लेटलेट डाउन हो जाता है। याद रखिएगा डेंगू रोग में ये होता कितना है, 2 लाख के आसपास सामान्य व्यक्ति में। लेकिन जब डेंगू रोग होता है ना तो ये 80,000 से कम हो जाता है। 80,000 तक भी नहीं रहता, उससे भी कम हो जाता है। तो जब 80,000 से कम हो जाएगा, आपके शरीर में एकदम शक्ति रहबे नहीं करेगी, तो आप मान लीजिए बेड पर बैठे हो ना, उठोगे तो कुछ दूर तक भी नहीं जा पाओगे, हो सकता है ढंगला जाओ।
सही है। इसका अलावा आपके शरीर में से एकदम पूरी तरह से एनर्जी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। देखिए इसके कुछ तरीके बता सकते हैं प्लेटलेट को कम करने के। तो आप जनरली देख, कीवी एक फल है जिसका आप खाने से क्या हो जाता है, आपका ये प्लेटलेट बढ़ता है। तो वास्तव में कीवी नहीं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उन सब से प्लेटलेट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ तो ये होम्योपैथिक में कुछ दवा आती है गिलोई, सही ना, एलोवेरा। एलोवेरा एक ये पेड़ पौधा भी है, लेकिन हम पौधे की बात नहीं कर रहे हैं। एलोवेरा पौधे से बनने वाला एक दवा आती है जो होम्योपैथिकल पे मिलती है। तो वहां पे जाकर आप लेंगे तो ये 3 टाइम का होता है, सुबह शाम दोपहर, इसको खाएंगे तो भी आपका जो प्लेटलेट होता है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ फल, बकरी का दूध अगर आप लेते हैं तो उसमें भी प्लेटलेट को बढ़ाने की क्षमता होती है। साथ साथ फल, आप कोई भी फल खाइए, जरूरी नहीं खट्टे फल, लेकिन खट्टे फल में मैक्सिमम मतलब तेजी से इंक्रीज होता है। बाकी भी फल खाएंगे तो आपको प्लेटलेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो आपको ये बात समझना है कि चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, एक किसी भी व्यक्ति के शरीर में इन तीनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके शरीर में कम है ना, तो अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, तो अगर हमसे कोई पूछे ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भाई देखो पढ़ना लिखना चाहे जितना है, लेकिन अगर आपका शरीर ही कमजोर है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कहावत है ना, जैसे देखिए इंजन अगर आपका शरीर का खराब है तो ड्राइवर कितना बढ़िया से नहीं चला पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि किसी भी वाहन का इंजन अच्छा रखना, ताकि ड्राइवर चाहे जैसे रहेगा, मान लो चढ़ाई पे इंजन लगा दिया, एक्सीलरेटर चढ़ जाएगी, सही है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा आपके शरीर में, स्टूडेंट लाइफ में ये तीनों का परफेक्ट रहना जरूरी है। इसका तो हम आपको तरीका बता दें, लेकिन इसका सही तरीका बिना डॉक्टर की सलाह से अपने आप से ना करें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं ब्लड का नेक्स्ट टॉपिक में। चूंकि ब्लड बहुत लंबा टॉपिक है, तो अगले टॉपिक में हम ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।